दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में देखा हुआ कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन वर्तमान में हैं, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, इनके द्वारा इलेक्शन कमीशन पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। इसका उन्होंने साक्ष्य भी दिया। इसके साथ साथ में बिहार इलेक्शन अभी वर्तमान में हुआ, उसमें एसआईआर का मुद्दा रहा हो, चाहे चुनाव आयोग पे कई सारे गंभीर मुद्दा विधि विशेषज्ञ और नागरिक समाज के द्वारा भी लगाए जाते रहे हैं और लगाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। थोड़ा आज हम लोग इसके संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में इसके कार्य क्या है और इलेक्शन कमीशन में किस प्रकार के गंभीर मुद्दा लग रहे हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है, इन सारी पहलुओं को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज बात करते हैं इलेक्शन कमीशन है जो भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसी समय इलेक्शन कमीशन का प्रावधान कर दिया गया था संविधान में ही, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में। अर्थात इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होगी, उसके लिए कुछ प्रावधान है, कानून है। वर्तमान में अगर भारत में इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 1+2 अर्थात 3 मेंबर है। एक हो जाएगा अध्यक्ष और 2 सदस्य। 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन में है। एक संवैधानिक संस्था है जिसका राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष है संस्था है। अर्थात इसकी स्वायत्तता की संविधान में गारंटी दिया गया है, जिससे कोई भी पार्टी नेता या जो सरकार में बैठा व्यक्ति है उसके द्वारा दबाव नहीं डाला जा सके, जिससे वो अपना जो फेयर इलेक्शन है, जो निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से अपने इलेक्शन कंडक्ट कर सके इलेक्शन कमीशन। इसके लिए आर्टिकल 324 में उल्लेख है। कई बार जब समय काल परिस्थिति को आप अध्ययन करेंगे देश आज़ादी के बाद से, तो कई बार ये प्रथम मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कई बार इलेक्शन कमीशन पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन भी आके समय समय पे उन्होंने अपना जो पक्ष है उनको रखा है। एक दौर हुआ करता था 1990 में, उस समय भी इलेक्शन कमीशन उस समय काफ़ी चर्चा में रहे। उस समय होते थे टी.एन. शेषन, जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो टी.एन. शेषन का एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी फेमस है, आई ईट पॉलिटिशियन फॉर ब्रेकफास्ट। उस समय इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्र संस्था, जो उनका जो प्रावधान था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में टी.एन. शेषन की अहम भूमिका थी। तब से लेकर के वर्तमान में भी इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार है इलेक्शन कमिश्नर। तो उन पे भी कई सारे अभी गंभीर मुद्दा लग रहे हैं। कई सारा उन पे सवालिया निशान विपक्ष के द्वारा, नागरिक समाज के द्वारा, विधि विशेषज्ञ के द्वारा लग रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए रीढ़ का काम करता है। अगर आप जब सरकार बदलने का एक ही माध्यम है इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो लोकतंत्र की क्या महत्व रह जाएगा। जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो मूल होते हैं किसी भी नागरिक समाज के लिए, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन है उसको फेयर इलेक्शन कराने के लिए संविधान में उसका उल्लेख है आर्टिकल 324 में, जिससे वो अपने आप को फेयर इलेक्शन करा सके। इस पर वर्तमान में अगर आप लोग देखें तो कई सारे इलेक्शन कमीशन पे सवाल ये निशान उठते रहे हैं और वर्तमान में भी उठ रहे हैं। चाहे बिहार में आप एसआईआर का मुद्दा रहा हो, चाहे निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा हो, चाहे बिहार इलेक्शन में अभी 5-6 मंत्री को 1,22,000, किसी को 480, 490, तो चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे इलेक्शन कमीशन सरकार को फेवर करने की बात रही हो, चाहे इलेक्शन कमीशन जो चुनावी खर्च होता है उसको किस प्रकार से रेगुलेट करेगा, चाहे मीडिया पे जो अफवाह चल रही है उसको किस प्रकार से वो उसको नियम मतलब कानूनी रूप से उसको प्रतिबंधित कर सकता है। चाहे जब इलेक्शन कमीशन के पास जो है अपनी कोई ज़्यादा आदमी नहीं है, मतलब उनके पास अपनी कोई जो ह्यूमन रिसोर्स है उतनी नहीं है, वो सरकारी तंत्र को ही इलेक्शन के समय यूज करके वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो उस पर भी कई सारे सवाल उठते रहे हैं, वर्तमान में भी उठे हैं। आप बिहार के इलेक्शन भी देख लीजिए, इसमें विपक्ष भी कभी ईवीएम का रोना रोता है, और कई बार क्योंकि जब आप जनता के बीच में नहीं रहिएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि विपक्ष भी वर्तमान में उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, जितना सत्ता पक्ष को मजबूत होना चाहिए उतनी ही कमोबेश विपक्ष को भी होना चाहिए, जिससे सत्ता पक्ष पे जो कंट्रोल है वो विपक्ष के द्वारा बनाए रखा जा सके, और जो जो सत्ता पक्ष है उसको रोड पे, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सदन के माध्यम से हो, उसे घेर करके जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको बचाए रखा जा सके। और जो प्रशासन है वो नागरिक समाज के हिसाब से, नागरिक के हिसाब से, अर्थात जो डीपीएसपी वर्तमान में उल्लेख किया गया, संविधान में उल्लेख है, उसको लागू करवा सके, और जो समाज की जो मेन मुद्दा है उसको उसमें सम्मिलित कर सके। तो
अभी इलेक्शन कमीशन पे कई सारे वर्तमान में इतनी सारी समस्याएं चल रही है, और इलेक्शन कमीशन को इस पर आ करके और अपना जो मजबूत पक्ष है, स्ट्रांग पक्ष है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से, डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से और लॉजिकल बातें करनी चाहिए उनको। और एक एक जो जितनी सारी उन पे सवाल या निशान उठ रहे हैं उसको आप उनको आकर के उस पर जवाब देना चाहिए। क्योंकि साथ में अगर हम बात करें तो इलेक्शन जो भारत में है, देश आज़ाद हुए लगभग 7-8 दशक हो चुके हैं, 75-78 वर्ष, तब से लेकर वर्तमान में कई सारे उतराव चढ़ाव रहे हैं। कई सारे जब नेता ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं तो ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ही लेते हैं। चाहे इंदिरा गांधी के मामला हो, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उनको जो निरस्त कर दिया गया था उनके चुनाव के बाद में, वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया, बाद में वो राज्यसभा से नॉमिनेट करके गई। तो होता है, सब चलता रहता है। और इलेक्शन कमीशन भी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस की तरह काम करता है। सरकार भी अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है, इलेक्शन कमीशन भी कोशिश करता है कि उसको जहाँ तक हो सके निष्पक्ष करे। इसमें हम सब की ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि हम लोग जागरूक बने, हम अपने अधिकारों को जानें, डेमोक्रेटिक वैल्यू को जानें, हमारी क्या राइट है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संस्था होती है, वो संस्था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि सरकार बदलती रहती है हर एक 5 साल पे, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सब बदलते रहते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो कंटिन्यूस रहता है, सतत रहता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो सतत रहेगा, देश सतत रहेगा, इंसान आते रहेंगे जाते रहेंगे, नागरिक आते रहेंगे जाते रहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष। जब तक अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही मजबूत नहीं होगा तो आप ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, तो वो समाज के लिए काफ़ी नुकसान होगा। तो कोशिश किया जाए कि इलेक्शन कमीशन से ये भी उम्मीद है कि वो जहाँ तक हो सके अपने आप को निष्पक्ष रखें, और जो रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के समय, उसको क्रियान्वयन अच्छे से कर सके। जो जो चुनावी खर्चा का हिसाब है उस पर प्रभावी तरीके से अपना नियम बना करके उसको लागू इन्फोर्स करने की कोशिश किया जाए, जिससे लोग एक लिमिट से ज़्यादा खर्चा ना कर सके। क्योंकि जो ओपोनेंट है, विपक्ष है, जरूरी नहीं है कि उसके पास भी उतने ही संसाधन है, रिसोर्स है। तो अगर किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स है, सरकार सत्ता में भी है, पावर का हनक है, शासन प्रशासन का हनक है, तो उनको एडवांटेज तो मिलता ही है। तो ये सब बात जो हमारे नागरिक लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, इस सब को समझने की कोशिश समझनी चाहिए कि ये जो इतनी सारी जो बातें हैं इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्ता पक्ष चाहे जितनी भी हनक में रहे, भारत के नागरिक बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। जब से डिजिटल मीडिया आया है तब से जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, चाहे संविधान का मूल्य हो, चाहे फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो, इनका जो क्रियान्वयन है ये बहुत तेज़ी से हुआ है। और जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, सोशल मीडिया का जिस प्रकार से वर्चस्व बढ़ा है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का कमोबेश पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ। जो संविधान में दिया गया था, लोग भी जागरूक हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि मीडिया का जो प्रभुत्व रहा है उसको सोशल मीडिया बिल्कुल चुनौती दे रहा है। और कई सारे स्वतंत्र लोग हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष, जो टीका टिप्पणी करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं, जो समाज को, व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, समाज में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, समाज जो अपने एक हिसाब से, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से आगे बढ़ सके। इसमें जो वर्तमान में जो मीडिया लोग की काफ़ी भूमिका है, और साथ में जो लोग मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार रख रहे हैं, उसको भी काफ़ी लोग सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहने के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपने पूरा अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।